करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी है। रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में तेजी के साथ घटी है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर बीजेपी लेडी एनडीए गवर्नमेंट थी, वो पहला अवसर था जब यह भारतवर्ष करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया। कांग्रेस की पूरी कहानी को मैं यह मानता हूं कि इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, हर फ्रंट पर एक फेल्योर की कहानी है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं रहे। चाइना भारत के अंदर उसकी मिलिट्री ट्रूप्स आती है, 90 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश करती है। फिर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना विजिट के लिए बिल्कुल व्याकुल होते हैं। चाइना के साथ क्या डील हुई है, इसकी जानकारी देशवासियों को नहीं। हमारी सरकार यह दावा करती है चीन की मिलिट्री ट्रूप्स भी पीछे हट गई और भारत की भी मिलिट्री ट्रूप्स वह भी पीछे हट गई। हम तो अपनी सीमा में ही थे, हम तो अपने देश की धरती पर हमारे सेना के जवान थे, वह क्यों पीछे हटे? चाइना भारत को चारों तरफ से इंसर्किल कर रहा है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश हमारे देश पे आता है, उसके सेना के जवान और हमारे सेना के जवानों का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं और एक हमारे सेना के जवान का की पूरी बॉडी म्यूटिलेट करने के बाद तब भारत सरकार को वापस करते हैं। चाहे जापान हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपाइंस हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, किसी के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन नहीं गए। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किसी गवर्नमेंट का फेल्योर और दूसरा क्या हो सकता है? नक्सलवाद की समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही दुखद था। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतने बड़े हादसे को भी यह गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रही है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए अकाउंटेबल होती है। यह कोई सिंपल नक्सलवाद की प्रॉब्लम, कोई सिंपल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। यह एक नेशनल प्रॉब्लम है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दलगत भावना से ऊपर उठकर एक साथ जुटकर इसका मुकाबला करना चाहिए। नक्सलवाद की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए न तो गवर्नमेंट के पास कन्विक्शन है और न तो कोई एक्शन प्लान है। देश की सॉवरेनिटी के लिए गहरा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अब भी नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं को यह सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देती, सरकार को काम नहीं करने देती है। मित्रों, पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग की पहली जिम्मेदारी यदि किसी की होती है तो गवर्नमेंट की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रोल प्ले कर रही है। हमारा रोल एक वॉच डॉग का है, एक सजग प्रहरी का हमारा रोल। गवर्नमेंट के ऊपर जो भी हमने करप्शन के आरोप लगाए थे वह तथ्यों के ऊपर आधारित थे, फैक्ट्स थे हमारे एलिगेशन के पीछे। रेल मंत्री से हमने त्यागपत्र मांगा था, लॉ मिनिस्टर से हमने त्यागपत्र मांगा था, लेकिन उसी समय इस गवर्नमेंट ने त्यागपत्र ले लिया होता तो मैं समझता हूं फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल संसद में पारित हो गए होते। यदि हमारी मांग सही नहीं थी तो इस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का सेशन समाप्त होने के बाद दोनों मंत्रियों से त्यागपत्र क्यों लिया, रेल मंत्री और कानून मंत्री? अब यह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल ये बिना बहस के संसद में पारित संसद में इसको नहीं लाना चाहती, बल्कि इस संबंध में ऑर्डिनेंस जारी करना चाहती। मैं गवर्नमेंट से यह अपील करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस इंपॉर्टेंट बिल को लेकर इस देश की गरीब जनता के साथ क्रूर मजाक न करे। मानसून सेशन को प्रीपोन करें। हम फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल पर बहस करने को तैयार हैं। हम चाहते भी हैं कि कुछ अमेंडमेंट के साथ यह बिल भारत की पार्लियामेंट में पास हो। सब मिला जाकर मैं कहना चाहता हूं कि देश हमारा इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। और बहनों भाइयों, देश के समक्ष जो इस समय संकट है, क्राइसिस है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। सिक्सटी 65 ईयर्स की इंडिपेंडेंस में मोर देन 53 ईयर्स यदि रूल किया है किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। मोर देन 100 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा करने के लिए 15-20 वर्षों से अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन जैसा कन्विक्शन चाहिए, जैसा विजन चाहिए, दोनों का इस गवर्नमेंट के पास अभाव है। और आज हमारी कंट्री यदि क्राइसिस के दौर से गुजर रही है तो सबसे बड़ा कारण यह है इस गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज, इस गवर्नमेंट की रॉन्ग प्लानिंग और करप्शन। सेपरेट तेलंगाना स्टेट के बारे में मैं कहना चाहता हूं।
2006 में भी मैंने कहा। वैसे हमारी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव ने बहुत पहले ही नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, इसका प्रस्ताव पारित किया था। मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस ने अपने कॉमन मिनिमम एजेंडा में भी ये तेलंगाना की जनता से वादा किया था कि गवर्नमेंट बनने के बाद हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाएंगे। पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन हुआ था उसको संबोधित करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा था कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनेगा। यह बात कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति महोदय से कहलाई। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, प्रॉमिस करनी नहीं चाहिए, और यदि प्रॉमिस करनी चाहिए तो किसी भी कीमत पर उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। नहीं तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों के लिए बहुत बड़ी एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा होता है। हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट निश्चित रूप से बनाएंगे। यह हमारा कमिटमेंट है तेलंगाना की जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यह केवल पहली बार ही नहीं कहा है, इसके पहले भी कई बार इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस मिल चुके। मोदी तो मोदी स्टेट, मैं समझता हूं कि अडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है, और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस देश के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी है। की तरफ से जो खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है उसमें 4 कांग्रेसी लोग हैं, उनका भी पता चल रहा है, क्योंकि जो टेलीफोन से पता चला है कि उन लोगों ने भी बात की है। आपकी नहीं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी हम लोगों ने सेटअप की है। मैं समझता हूं कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जांच रिपोर्ट की, प्रोब रिपोर्ट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर, अडवाणी जी के स्टेटमेंट के बाद ये बोला गया है, दिग्विजय सिंह ने ये बोला कांग्रेस और बीजेपी कोल्ड वॉर चल रहा है पीएम के को लेकर। सचमुच कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है इस समय, तो कांग्रेस में कोल्ड वॉर चल रहा है। बीजेपी में कहीं पर कोई कोल्ड वॉर नहीं है। जो कुछ भी डिसीजन मुझे करना होगा, मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर डिसीजन करूंगा। लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी देश के एक पॉपुलर लीडर हैं। जनरल इलेक्शन के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं कह दूंगा कि जनरल इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे तो आप लिखेंगे कि मिड टर्म पोल पॉसिबिलिटीज कांट बी रूल्ड आउट। क्या व्हाट इज स्ट्रेसिंग? नो, इट्स नॉट सो। मैंने पहले ही कहा कि वो एक अडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया गया। हमारी जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स है सबने हर स्टेट की अपनी एक सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन होती है, उस आधार पर सबने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। यशवंत को उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म के ऊपर एक तरह से अटैक है, तो ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी से अपील की है कि बीजेपी को नहीं, देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पास तो होना चाहिए, लेकिन विद सर्टेन अग्रीमेंट्स, इस पर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के 2 हाउस।
ये प्रॉब्लम नहीं होता। बोला 99 में अलायंस पार्टी से कारण से तेलंगाना नहीं अलायंस पार्टी मैंने आप इसकी चिंता मत करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का कमिटमेंट था कि यदि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 3 सेपरेट स्टेट्स बनाएंगे और अपनी गवर्नमेंट बनने के विद 2 ईयर्स हम लोगों ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों सेपरेट स्टेट्स बनाकर अपने कमिटमेंट को पूरा किया। इलेक्शन होगा, हम तो चाहेंगे कि तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन का काम विद इन ए ईयर पूरा हो जाए। हमारी कोशिश तो यह होगी। सर, क्या आंध्र प्रदेश में किसी पार्टी के साथ बीजेपी किसी अलायंस के बारे में सोच रही है? क्या अब इसके संबंध में जो भी विचार करना होगा हमारी लोकल लीडरशिप इस संबंध में विचार करके अपना प्रपोजल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को देगी, तब उसमें हम फाइनल डिसीजन करेंगे। टीआरएस को लेकर कहा गया है कि तेलंगाना है तो टीआरएस है तो तेलंगाना है। क्या रणनीति आपकी होने वाली है अगले चुनाव में, क्योंकि आपकी सीधी टक्कर? मैं किसी पोलिटिकल पार्टी के संबंध में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बस इतना ही मैं तेलंगाना की जनता से यही अपील करना चाहता हूं, अब तक कि इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इस कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को किसी भी सूरत में पूरा किया है। तो आज बीजेपी की प्रॉमिस है कि हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद तेलंगाना स्टेट हम बनाएंगे। अभी यह बताने के लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अंदर की ओर अच्छे होकर नरेंद्र मोदी प्रधानी की कैंडिडेट होंगे तो हर फ्रंट थोड़ा काम हो जाएगा सर्वे। आपने अगर पढ़ा ना तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की रिप्लाई नहीं है। భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటీవల రాజ్నాథ్ సింగ్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత అనేక రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జీలు కేంద్ర పరిశీలనకు మారడం జరిగింది. గతంలో మన రాష్ట్రానికి పురుషులు ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జీగా ఉన్నటువంటి పురుషోత్తమ రూపాయలు కూడా మారి ఇప్పుడు ప్రభాత్ ఝా గారు వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జిగా వీరు నియమించడం జరిగింది. వీరు మధ్యప్రదేశ్ मैं आपको परिचय करा दूं, ये श्री प्रभात झा ये हमारे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके पहले ये नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के स्टेट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश एमपी वहां के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और इनके स्टेट प्रेसिडेंट रहते ही वहां पर श्री शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में वहां गवर्नमेंट बनी। स्पेशल हमने पहले ही कहा कि मानसून सेशन को गवर्नमेंट प्री पोन करे, हम उसके लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद।